चैप्टर नंबर 6। व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? देखो मेरे पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं तुमको बताऊं ना, तो दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, दिस इज द easiest chapter in all among all the 7 chapters which are there in your syllabus। ये सबसे भारी इजी वाला है, मतलब इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं आपको नाम बताता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लायबिलिटी, डी एंड ओ पॉलिसी एंड अदर रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझते पहले नाम। तो स्टार्टिंग विद क्राइसिस मैनेजमेंट, मतलब कि अगर क्राइसिस हुआ तो तुम क्या उखाड़ लोगे, ठीक है? मतलब बोलो क्या कर लोगे, तुम्हारे हिसाब से तुमको बताना है कि नहीं? मतलब कोई टेक्स्ट बुक थियोरी तो रटना नहीं है, अपने हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से बताना है, अपने हिसाब से प्रूव करना है कि हाँ सच में तुम्हारे तरीके से भी क्राइसिस मैनेज हो सकता है। बट अगर ऐसा ऑप्शन दे दिया तो हो चुका। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, क्राइसिस कौन से टाइप के हो सकते हैं और उन क्राइसिस को कैसे कैसे मैनेज किया गया था इतिहास में, वो समझने और समझाने के लिए कुछ केस लॉज और कुछ केसलेट्स दिए हुए। ओके, कुछ केस लॉज दिए हुए, कुछ केसलेट्स यानी केसेस के एग्जांपल्स दिए हुए, अपने को वही समझना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज स्लोली 4 पार्ट से जो इस चैप्टर में, फर्स्ट पार्ट बीइंग क्राइसिस मैनेजमेंट, ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, पहला क्राइसिस मैनेजमेंट, ये दूसरा प्रोफेशनल लायबिलिटी, ये तीसरा जिसको कहते हैं डी&ओ पॉलिसी, एंड ये चौथा अदर रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स। 4 पार्ट्स में इसको अलग अलग पार्ट्स के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, थोड़ा इजी भी हो जाएगा, ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और आराम से पढ़ पाएंगे अपन, बरोबर? चल एक बात करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि अपना पार्ट 1 से। अच्छा, क्राइसिस वर्ड को समझने से पहले मुझे एक चीज डिस्कस करनी है पहले तो, कि यार मैंने ना बहुत सारी बार ये वर्ड सुना हुआ है, रिस्क मैनेजमेंट। पहले तो ये समझना है कि यार ये मतलब वो रिस्क मैनेजमेंट होता है वही क्राइसिस मैनेजमेंट होता है कि कुछ अलग होता है? सर रिस्क का मतलब होता है कि मतलब अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो ये होने का रिस्क है, तो वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए उस रिस्क को मैनेज करना है। उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हम जो करते हैं उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, मतलब मैंने अगर ऐसा किया तो उसमें कुछ रिस्क है एंड वो रिस्क नहीं होना चाहिए, तो उसको ना होने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं जो एक्शन लेता हूं उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, तो क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है? सर क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब रिस्क मैनेजमेंट जैसा ही लगता है, सेम होता है? सेम तो नहीं होगा, तो अलग क्या है? अलग ये कि ये बुरी चीज ना हो, इस बुरी चीज को प्रिवेंट करने के लिए तुमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाया, लेकिन समझ वो बुरी चीज उसके बावजूद हो गई। इमेजिन वो बुरी चीज उसके बावजूद हो गई, अब उसको ठीक कैसे किया जाए? अब उसको ठीक कैसे किया जाए उसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस का मतलब जो होना था सो हो चुका, अब जो हुआ है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका कैसे इतना ज्यादा बर्डन, इतना ज्यादा प्रेशर लोगों पे ना पड़े, वो हम किस तरह से फाइनलाइज कर सके। सो सी क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा चीज होता है ना, कि एक कंपनी के लिए बहुत सेंसिटिव आइटम है ये। मतलब मैं तुमको ऐसी ऐसी कंपनीज के नाम यहाँ पे बताऊंगा जिन्होंने टाइम पे, वक्त पे अपने क्राइसिस को मैनेज नहीं किया और फिर उनकी लग गई वाट। बहुत सच्ची बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स बताऊंगा जिन्होंने क्राइसिस को जेन्युइनली मैनेज किया विद द इंटेंशन कि हमको पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना है, एंड उल्टा वो पहले उनका जो हाल था उससे तो कई गुना और बेहतर उनका हाल हो गया। इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट, मतलब नेक्स्ट लेवल काम करना चाहिए। कितने सारे फेमस वाले केसेस है जो शायद आप लोगों को पता होंगे भी, शायद अगर थोड़ा जनरल नॉलेज से दूरी बना के रखते हो तो शायद नहीं पता होंगे, तो कोई नहीं, अपन चेक कर लेंगे, अपन वेरीफाई कर लेंगे।
तो ये एक चैप्टर अपन कैसे करेंगे ना, मैं आपको पहले ये चैप्टर अपने समरी नोट से करा रहा हूं, ठीक है। समरी नोट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, अगेन जैसे हमने पिछले वाले चैप्टर्स किए, दोज आर समराइज्ड फॉर लास्ट डे रिविजन, ठीक है। उसमें से जो आता है, उसमें जो मैंने लिखा हुआ है, उसमें जो मैंने नोट्स दिए हुए, वो तो मिनिमम उतना तो पढ़ना ही है। ये पढ़ना कैसे सर, नोट्स तो आपने दिए नहीं। हाँ ऑफ कोर्स दिए नहीं मैंने, क्योंकि मैं अगर नोट्स दे दूं तो तुम लिखोगे क्या? पूरे सब्जेक्ट में एक भी बार अपने मेहनत से तुमने क्या लिखा? कुछ भी नहीं। यहां तक के मॉड्यूल्स के मार्किंग भी मैंने तुमको दिए हुए, तो तुम क्या करोगे फिर? कुछ भी नहीं। समझ रहा है? एंड दैट इज वाई व्हाट आर वी सेइंग, दैट इज वाई ये जो समरी नोट्स है, ये तो तुम एक बार अपने हाथों से, अपने पेन से, अपने हैंडराइटिंग में, अपने बुक में खुद अपने आप लिखोगे, ठीक है। ट्रस्ट मी, एक बार लिख लो, उसके बाद यू विल रियलाइज कि यार अच्छा हुआ लिख लिया, ठीक है। चल इधर आते हैं अपने क्राइसिस मैनेजमेंट वाले पार्ट के ऊपर। सबसे पहला पार्ट, क्राइसिस मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले बेसिक रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट का जो बेसिक डिफरेंस होता है वो अपन ने डिस्कस भी किया, लिखा भी हुआ है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब प्लानिंग फॉर द फ्यूचर टू अवॉइड द रिस्क। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से प्लान बना के रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज जबरदस्त बना के रखती है। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? यू कैन प्लान और एंटिसिपेट अ फ्यूचर इवेंट एंड हेंस हाउ यू रिएक्ट टू इट इज नोन एज क्राइसिस मैनेजमेंट। मतलब ये कैसे होगा, ये हो गया तो हम क्या क्या कर पाएंगे, अब ये हो गया तो हम क्या क्या कर पाएंगे, वो तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। लेकिन अगर ये होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया, ओ शिट ये हो गया, तो अब क्या करना है? समझे? जैसे आग लगी, आग नहीं लगनी चाहिए, मैं प्रेमाइसिस पे जहां पे बैठा हूं यहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करता हूं? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं तो क्या कर सकता हूं, मैं फायर एक्सटिंग्विशर लेके आता हूं, मैं बाल्टियां भर भर के, रेत भर भर के अपने प्रेमाइसिस के आजू बाजू रख देता हूं। ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे से हो सकता है, ये पॉसिबल है, ठीक है। ये बेसिक हो गया, इसके ऊपर समझते हैं। अब इसके ऊपर फिर सवाल आता है कि ये अगर आग लग गई ऑलरेडी, और अगर जो मेरा पूरा प्रेमाइसिस है पूरा तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं अगले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक क्लासेस ही नहीं रखूं, क्योंकि जगह ही नहीं है, सब कुछ काला 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 होके बैठा, कितनी चीजें तो राख हो चुकी है। तो अब ये तो मेरे लिए क्राइसिस हो गया। ऐसे टाइम पे मैं क्लासेस बंद कर दूं जब एग्जाम सर पे हो, तो अब ऐसे क्राइसिस को मैं किस तरह से मैनेज करता हूं? क्या मेरे पास कोई ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट टीम है, या प्रोफेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट टीम हायर करता हूं जो कि मुझे हेल्प करे, या तो सब कुछ किस तरह से जल्दी क्लीन अप हो सकता है उसमें गाइड करे। रेडीमेड फर्नीचर्स में OLX से मंगवा लो रादर देन नए नए बेंचेस बनाने के बदले, या फिर कुछ वक्त के लिए सामने वाली बिल्डिंग में कोई रूम भाड़े से ले लो, है कि नहीं, और वहां पे क्लासेस चालू कर दो। मतलब ये क्या है, दीज आर ऑल द ऑप्शंस दैट आई हैव, सो आई हैव टू एनालाइज इकोनॉमिकली भी कौन सा अच्छा पड़ता है, और स्टूडेंट वाइज भी कौन सा फेवरेबल पड़ता है। क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं और स्टूडेंट ही बोल देगा सर ये तो क्या किया है आपने, सर इससे बेटर तो कुछ नहीं करते, तो भी मेरा तो नुकसान ही है ना। तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट वाला पार्ट, जो कि अपना पार्ट 1 है, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या बोलता है? क्राइसिस मैनेजमेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ थ्रेट। हाईलाइट कर जल्दी जल्दी। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या है? इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट टू एन ऑर्गेनाइजेशन और टू इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द मेथड्स यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डील विद सच थ्रेट्स। जैसे जैसे मेरा ना आईटी फर्म है, तो आईटी फर्म तो तुमको तो पता ही होगा ना, मतलब कैसा धंधा कामकाज रहेगा अपना। ये दुनिया भर के कंप्यूटर्स ने, सीपीयूज ने, हार्ड डिस्क ने, पता नहीं क्या 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 पड़े रहता है मेरे इधर। अब मेरे आईटी फर्म में जो इतना सारा दुनिया भर का लोड पड़ा रहता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़ा रहता है। इमेजिन, कभी घोर तूफानी बारिश आ गया, पानी भर गया, भरते भरते मेरे प्रीमाइसिस पे।
वो सीपीयूज, वो हार्ड डिस्क, वो कंप्यूटर्स, तैर रहा है सब कुछ, है कि नहीं? सब कुछ तैर रहा है, तैर रहा है, तैर रहा है। कुछ काम का रहेगा? मेरा लाखों का माल शून्य का हो जाएगा, जीरो वैल्यू। अब मैं क्या करूं? तो ये तो मुझे पता है ना कि अगर मेरा आईटी फर्म है और मैंने जमीन पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे तो ये सारी चीजें हो सकती है। तो ये क्राइसिस जब आएगा तो उसको किस तरह से मुझे मैनेज करना है, उसके लिए मैंने पहले तो एक प्लान बना करके रखा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे तो ऑफिस लूंगा ही नहीं, अपर फ्लोर्स पे ही लूंगा। अपर फ्लोर्स पे लेकर के अपर फ्लोर्स पे लेकर के नीचे जमीन पे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखेगा ही नहीं, रखने का ही नहीं, रिस्क ही नहीं। कभी बोलेगा बाल्टी भर के पानी गिर गया, अरे पागल है, मेरा तो दीवाला निकल जाएगा, चाहिए नहीं। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम यूजिंग सम मेथड्स टू डील विथ सच थ्रेट्स। ऑलराइट, फिर क्या बोला? एनी बिजनेस में रन इनटू प्रॉब्लम, सीधी बात है ना। अब धंधा किया है तो नुकसान तो हो सकता है, तकलीफ भी हो सकता है, और कैसा कैसा कितना कितना हो सकता है कि नहीं? तो एनी बिजनेस में रन इनटू प्रॉब्लम दैट में नेगेटिवली इंपैक्ट द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। मैंने तुमको बोला कोचिंग क्लासेस, अब ये कोचिंग क्लास में लेकर के बैठा हूं, ये कोचिंग क्लास में सपोज आग लग गया तो लग गए आग, धुआं 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 धुआं, काला काला, सब काला काला। मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अफेक्ट हुआ कि नहीं? अब ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो अफेक्ट हुआ ये प्लान्ड था, लेकिन हुआ। अब क्या? क्राइसिस जैसे कि डेथ ऑफ सीईओ, क्राइसिस जैसे कि आग, क्राइसिस जैसे कि आतंकी हमला, क्राइसिस जैसे कि डेटा ब्रीच, हैकिंग, क्राइसिस जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स may lead to tangible as well as intangible cost to the company in terms of sales या customers या decrease in the net income या क्या कुछ। एग्जाम्पल लेते हैं ना, आग का तो मैंने तुमको बता ही दिया, ठीक है। डेथ ऑफ सीईओ कैसे? डेथ ऑफ सीईओ ये सबसे खतरनाक वाला क्राइसिस है। कैसे? आज के तारीख में आप अगर मुझे बोलो रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, मैं आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि मुकेश अंबानी बैठा है वहां पे। अभी अंबानी जी जो बैठे ना, अंबानी सर जो वहां पे बैठे, ये इतने खतरनाक बिजनेसमैन है कि मतलब उनका बिजनेस स्ट्रेटेजी और उनका इतने टाइम का बिजनेस ग्रोथ देख करके इतना तो समझ में आएगा कि भाया ये पैसा डुबाएगा नहीं आदमी, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही देगा। समझ आया? मतलब आज वो बंदे में इतना ताकत है कि कल उठ के उसके बच्चे बोले कि पापा हमको आगे पढ़ाई करनी है, तो बोले ठीक है करो पापा, लेकिन कोई कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं है। क्या बात करो, कॉलेज एडमिशन देने को तैयार नहीं है? तुम क्या करोगे? कॉलेज एडमिशन देने को नहीं है, ये कांटेक्ट लगाया, वो कांटेक्ट लगाया, कॉलेज के ट्रस्टी को फोन लगाया, ये कॉलेज खरीद लेगा। जा बेटा, अपना कॉलेज है, उस लेवल पे कामकाज। बट एट द सेम टाइम उनके भाई, वी ऑल नो द फैक्ट। तो अब ऐसे सीन में क्या किया जाए? तो ऐसे सीन में अगर आज की तारीख में मुझे रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, मैं आंख बंद करके कर सकता हूं क्योंकि मुकेश भाई वहां पे बैठे हैं। लेकिन भगवान ना करे 100 साल की उम्र हो उनकी, लेकिन कल उठ के अगर उनको कुछ हो जाता है, जस्ट इन केस, भगवान ना करे, वी प्रे फॉर लॉन्ग लाइफ, फिट लाइफ, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ। वेल्दी तो चल वही, हेल्दी लाइफ। कल उठ के भगवान ना करे अगर उनको कुछ हो जाता है, तो क्या तुम रिलायंस में इन्वेस्ट करोगे? क्या तुम रिलायंस के साथ कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन करोगे? शायद हाँ, शायद, पता नहीं। वाई? यू कैनॉट इमेजिन द कोर्स ऑफ दैट बिजनेस विदाउट मुकेश अंबानी। मतलब उस लेवल तक उस बंदे ने लेके आया आज। तो सीन कैसा हुआ? टेंजिबल तो लॉसेस होगा ही। टेंजिबल मतलब सेल्स गिर जाएगा, पब्लिक का भरोसा जो है वो टूट जाएगा। भरोसा टूटेगा मतलब कि इंटेंजिबल लॉस हो जाएगा, है कि नहीं? या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला भी तो बोला है, डेटा ब्रीच वाला भी तो बोला है, नेचुरल डिजास्टर्स भी तो बोले हुए।
अब डेटा ब्रीच क्या होता है? डेटा ब्रीच मतलब मैं एक आईटी फर्म हूं, सोचो तुम फेसबुक हो, गूगल हो, और तुम्हारे पास जो भी डेटा पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा डेटा कहीं कभी लीक हो जाता है, क्या हाल होगा तुम्हारा? यू आर सर्वाइविंग ऑन द डेटा, है कि नहीं? मैं स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए डेटा बैंक चलाता हूं, बिजनेस है मेरा। अब वो डेटा बैंक का बिजनेस अगर मैं चलाता हूं और मेरा डेटा अगर लीक हो जाता है तो सोचो क्या हो जाएगा। मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोचिंग क्लासेस में ये वीडियो जो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड होकर के एनक्रिप्ट होकर के आपको किसी मोबाइल ऐप पे या फिर किसी सॉफ्टवेयर में लोड हो चले, वैसा और वैसा ऑप्शन मिलेगा, बरोबर है? अब ये डेटा लीक हो जाता है तो तुमको तो मजे, मेरा क्या? घर वाले खाएंगे क्या? मेरे से कोई आएगा क्यों खरीदने को? समझ रहा है? सो कितना कुछ हो सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स तो फ्लड्स आ गया, पानी भर गया, क्या कर लेंगे? हो सकता है। तो भयंकर वाले लॉसेस, भयंकर मतलब यार कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। देगा मैं तुमको केस लॉस देंगे, तब तुमको समझ में आएगा। चल, द प्रोसेस ऑफ हैविंग कंटिन्यूटी प्लान इन प्लेस इन द इवेंट ऑफ सच क्राइसिस इज नोन एज क्राइसिस मैनेजमेंट। ये मजे की बात है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। जैसे अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मेरा शिट वीडियो लेते लेते कंप्यूटर खराब हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक ऑल्टरनेट कंप्यूटर ला करके रखा हुआ है। इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जांपल देख लो, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब ये रिकॉर्डिंग ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे वाईफाई की जरूरत है। ऑनलाइन हो रहा है, वाईफाई की जरूरत है, मैंने वाईफाई लगा करके रखा हुआ है, लेकिन अचानक से अगर किसी भी रीजन की वजह से वाईफाई बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो मेरा तो बिजनेस बंद, काम बंद। मैं क्या करूं, मैंने पहले से जियो फाइल ला करके रखा हुआ है। अब ये जियो फाइल ला करके रखा हुआ, ये चार्जर है उसका, ये जियो फाइल ला करके रखा हुआ है। व्हाट इज दिस? दिस इज पोर्टेबल वाईफाई। चलो सारे वाईफाई मेरा मेन वाला अगर बंद हो गया तो टेम्पररी बेसिस पे मैं इसका इस्तेमाल तो कर सकता हूं। ये क्या है? क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरे पास सेकेंडरी प्लान होना चाहिए। लाइफ में ये लाइफ में यूज करना है तुमको, बस जिंदगी में हमेशा याद रखना है कि अगर कहीं पे अटक जाओ, अगर कहीं पे कुछ हो जाता है, अगर कहीं पे बिजनेस बंद हो जाता है, अगर कहीं पे पढ़ाई रुक जाती है, अगर कहीं पे कोई नौकरी से निकाल देता है, तो तुम क्या करोगे अदर देन सुसाइड? Suicide is not a secondary plan. That is the most foolish act that anybody can ever do. You are wasting a life that has been gifted to you. You are wasting a life that has been given to you by your parents. What are you doing? Wasting it. Like totally wasting it. समझा? तो उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, कुछ ना कुछ तो तुम ढंग का कर ही लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूं, फिर भी इतना तो बोल ही सकता हूं कि अगर तुम आज के लेवल पे सीएस प्रोफेशनल का मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मतलब यार तू वेस्ट तो नहीं है, तेरे में कुछ ना कुछ तो है, तू कुछ ना कुछ तो जिंदगी में ढंग का कर ही लेगा या कर ही लेगी, फॉर दैट मैटर। समझ रहे हो? इस लेवल तक पहुंचे हो तो अब तो बस सीएस बनने से तो वैसे ही कोई नहीं रोक सकता तुमको, बट हाँ कुछ कुछ कॉन्टिजेंट प्लान्स तो रखने पड़ते हैं लाइफ में, है कि नहीं? एनीवे, क्राइसिस मैनेजमेंट इज नॉट लाइक रिस्क मैनेजमेंट, ये तो हमको पता है। रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग फॉर एन इवेंट दैट माइट अकर, बट क्राइसिस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिएक्टिंग टू एन इवेंट दैट इज ऑलरेडी अकर्ड, या फिर जब अकर हो रहा हो। रिस्क मैनेजमेंट मतलब अगर ये हो गया तो मैं क्या करेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब ये हो रहा है, ये हो चुका है, अब मैं क्या करूं। इस क्राइसिस मैनेजमेंट यहां पे देखो, क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता है ना, क्या बोला है, दो इंग्लिश में वर्ड बोला है, या तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से लग सकता है क्राइसिस। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस क्या होता है और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से लगा हुआ क्राइसिस क्या होता है, दोनों के लिए अपन ने एग्जांपल्स लिए हुए। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड का मतलब होता है जोमेटो क्राइसिस। शायद सुना होगा आपने, ये है करीब करीब आज से 8 से 12 महीने पहले वाली बात, जोमेटो क्राइसिस। यहाँ पे हुआ क्या था, एक बंदा था जोमेटो का, डिलीवरी करने जा रहा था, बट भयंकर बारिश, भयंकर मतलब एकदम भयानक बारिश, इतना जबरदस्त बारिश कि वो पहुंच ही नहीं पाया।
वो पहुंच ही नहीं पाया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। अब ना तो वो वापस रेस्टोरेंट जा सकता था लौटाने के लिए, ना तो बंदे के पास डिलीवरी करने जा सकता था क्योंकि उसने तो ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो ये भाई साहब क्या कर रहे थे, ये भी अटके पड़े थे 2 4 5 घंटे से कि किसी का डिलीवरी हाथ में पड़ा था तो खोल करके शुरू हो गए। अब ये जो खोल करके शुरू हो गए तो किसी ने वीडियो निकाल लिया, फोटो निकाल लिया और वायरल कर दिया कि ये देखो जोमेटो वाले के पास से आप जो भी खाना मंगवाते हो उनके डिलीवरी बॉयज खुद पहले खोल करके उसमें से खाते हैं। अब ये न्यूज, ये वीडियो जब वायरल हुआ, ये फोटो जब वायरल हुआ, फर्स्ट वो आदमी की तो जिंदगी बदल गई, वाट लग गई उसकी। सेकेंड ऑफ ऑल, जोमेटो एज अ ब्रांड टूट गया। शिट यार, ये तो बहुत रिस्की चीज है, मैं तो स्विगी से मंगाऊ, उबर से मंगाऊ, उबर ईट से मंगाऊ, है कि नहीं, फूड पांडा से मंगाओ या फिर कोई और लोकल डिलीवरी चैनल से मंगाओ, डिलीवरी पार्टनर से मंगाओ, लेकिन जोमेटो से नहीं मंगाओ। डर लगता है फिर तो ये तो गलत हो गया। तो ये इसको क्या बोलता है, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड क्राइसिस। दूसरा यूनाइटेड एयरलाइंस वाला, यूनाइटेड एयरलाइंस तो मतलब यार ये तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो मैं तुमको दे सकता हूं। यूनाइटेड एयरलाइंस वाला किस्सा मैं तुमको बताता हूं, एक एग्जांपल भी देता हूं। उससे पहले यूट्यूब पे जा और यूनाइटेड एयरलाइंस बीटिंग पैसेंजर ऐसा लिख, वहां पे करीब करीब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 मिनट और 50 या 51 सेकंड के आसपास का कोई वीडियो आएगा ऑप्शन, बस वही वाला वीडियो, और भी आएंगे 4 मिनट वाला, 6 मिनट वाला, फालतू टाइम पास वाला, वो सब मत देखना। 1 मिनट 50 या 52 सेकंड वाला एक वीडियो आएगा, वो ओपन कर और वो वीडियो देख। वीडियो, मेरे वीडियो को पॉज कर, पहले उसको देख, ठीक है। चल अब वीडियो में क्या देखा वो देख, वो वेरीफाई करते हैं। ये जो वीडियो तुमने देखा उसमें अगर तुमने देखा हो, सीन क्या था मैं तुमको बताता हूं। इंडिया में जैसे ट्रेनें चलती है ना, वैसे फॉरेन कंट्री में प्लेन चलते हैं, मतलब उतना फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड उतना चीप, क्योंकि वहां पे बेसिक नेसेसिटी जैसा ही मान लो एक तरह से, ठीक है, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना हो तो इतना लंबा डिस्टेंस हो जाता है कि फ्लाइट सस्ता पड़ता है। तो अब इतना सारा रोज का रोज मेरा फ्लाइट से अगर निकलता है तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फ्लाइट्स ओवर बुक कर देता हूँ। ओवर बुक मतलब एज एन एयरलाइन पार्टनर के इस नजरिए से बता रहा हूँ, मैं फ्लाइट ओवर बुक कर देता हूँ कि मेरे पास अगर 200 सीटें है तो मैं 210 या 220 बेचूंगा। इससे क्या होएगा कि शायद से अगर कोई पैसेंजर अगर नहीं आया तो मेरा फ्लाइट खाली नहीं जाएगा। फ्लाइट खाली जाना भी तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ओवर बुक कर देते हैं। इंडिया में भी अब स्टार्ट हुआ है, डीजीसीए गाइडलाइंस के हिसाब से फ्लाइट्स को थोड़ा सा ओवर बुक करना अप टू 10% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी जितना अलाउड है, ठीक है। ये तो इंडिया में भी अब अलाउड है। तो ये यूनाइटेड एयरलाइंस वाला केस है, यहाँ पर तो फॉरेन में तो पहले से अलाउड था ही था, इन्होंने कर दी थी फ्लाइट को ओवर बुक, ठीक है, वो नॉर्मल कोर्स होते रहता है। अगर सारे पैसेंजर्स आ गए तो बताता हूँ ना, शांति। मेरे साथ भी हुआ था, आई वॉज ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद एंड मेरा फ्लाइट ओवर बुक था। तो ओवर बुक का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और मैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में नहीं आया, मैं पहुंचा था लास्ट में। अब एंड में जब मैं पहुंचा तो फ्लाइट तो फुल था, मैंने तो टिकट खरीद के रखी थी। अब उन्होंने दिया मेरे को 4,000 रुपया दिया वाउचर, ठीक है, खाना पीना दिया, एंड नेक्स्ट फ्लाइट में अकोमोडेट करके भी दिया, या फिर उन्होंने ऑप्शन भी दिया, सर कल जाना हो तो आपको होटल स्टे भी दे सकते हैं। इमेजिन, समझ रहे। तो अब यहाँ पे सीन कैसा, ये सच्ची फैक्ट है ये। यहाँ पे सीन कैसा होता है ना कि जब ये इतना बड़ा एयरलाइंस है तो कभी कभी ओवर बुकिंग करना पड़ता है, और नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि कोई ना कोई वो नॉर्मल रेशियोज एवरेजिंग जब करते हैं तो कोई ना कोई तो मतलब फ्लाइट या तो मिस कर देता है या तो एब्सेंट होता है, कैंसिल लास्ट मिनट टिकट कर नहीं सकता, तो क्या करेगा। तो ऐसे केस में फिर ओवर बुकिंग उनको क्या कॉम्पेंसेट हो जाता है। ये एयरलाइंस में केस क्या था,
यूनाइटेड एयरलाइंस में उन्होंने फ्लाइट ओवरबुक की थी और सारे पैसेंजर्स आ चुके थे, लेकिन उन्हें और कोई 3 पैसेंजर्स थे, उनके स्टाफ वाले थे, पहचान वाले थे, उनको फ्लाइट में अकोमोडेट करना था। तो एयरलाइन स्टाफ ने क्या किया, फ्लाइट में आए और अनाउंस किया कि ये जो फ्लाइट है ये ओवरबुक्ड है, हमारे पास और 3 पैसेंजर्स है जिनको इसी फ्लाइट में हमें अकोमोडेट करना है। ये 3 पैसेंजर्स हमारे जो हमें इसी फ्लाइट में अकोमोडेट करने हैं। अब फ्लाइट तो हालांकि फुल हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई वॉलंटरीली ये फ्लाइट छोड़ के बाहर निकल जाए। फिक्र मत करना, जैसे आप यहाँ से बाहर निकलोगे आपको $400 का, ये 400 पाउंड का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाउचर दिया जाएगा, कैश दे देंगे। ऑन द टॉप ऑफ इट आपको होटल स्टे दे देंगे। अगली फ्लाइट में आपको अपग्रेड करके, सीट अपग्रेड करके आपको फ्लाइट में अकोमोडेट कर देंगे, और ये देंगे ने, वो देंगे ने, ये सब देंगे ने, वैसा देंगे, ऐसा सब अनाउंस किया। तो 3 जन चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल, तो 2 तो मेरे जैसे थे, कोई काम नहीं, टाइम पास करने जा रहे थे कहीं घूमने, बोले थोड़ा लेट पहुंचेंगे, चल यार क्या फर्क पड़ता है, बाहर निकल जाते हैं, और निकल गए, और कैश भी मिल गया, 400 पाउंड या $400 हो जा रहे, जबरदस्त कैश भी मिल गया, फुकट में होटल स्टे भी 5 स्टार में मिल गया, एकदम जोरदार मजा धमाल। एक और सीट चाहिए था, लेकिन अरे यार और तो कोई उठा ही नहीं। इन्होंने फिर से अनाउंस किया, सर वी रिक्वेस्ट यू, हमको एक और सीट चाहिए, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से कोई वॉलंटरीली आ जाए, और आपका जो भी गिफ्ट वाउचर बनता है वो सब कुछ आप ले जाओ, और हमको एक सीट खाली करके दे दो। कोई नहीं गया। अब ये स्टाफ वाले की ईगो पे आ गया, तो बोला अगर यहाँ से अगले 10 मिनट में कोई उठ करके बाहर नहीं जाता, तो एज एन एयरलाइन अथॉरिटी मुझे किसी ना किसी को उठा करके बाहर डालना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई ना कोई वॉलंटरली बाहर चले जाओ। कोई नहीं गया। तो इसने बोला आप सर प्लीज आप बाहर चले जाइए, और आपको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, वी हैव टू अकोमोडेट समबडी एल्स। वो बोला सॉरी मैं नहीं जा सकता। इसका तो मतलब इतना पब्लिक के सामने कचरा हो गया, और ईगो हर्ट। सर आई एम नॉट आस्किंग यू सर, आप बाहर निकल जाओ, हमें किसी और को अकोमोडेट करना है। He said, I cannot go out, I am a doctor and I have to go to see my patients and it is urgent, it is necessary, so I request you kindly get going, किसी और को भेज दो चाहिए तो, बट मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। एयरलाइन वाले का ईगो हो गया हर्ट। वो बोला बॉस अब तो तेरे को जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर विक्टर कुछ नहीं, दूसरे फ्लाइट में डाल रहा है तेरे को, अब खत्म। ईगो हर्ट कर दिया रे तूने बाबा, क्या कर दिया तूने, ईगो हर्ट कर, अब तो तेरे को जाना ही पड़ेगा रे, तो अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो ये तो बोला कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। सो यस आई एम सॉरी, ये तो बोला मैं जाऊंगा ही नहीं, अब क्या करे, शिट, प्रॉब्लम, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम नाउ। ध्यान से सुनो, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो ईगो पे आ गया, तो अब तो ओवरकम क्या, कुछ ओवरकम नहीं। इसने क्या किया, एयरलाइन के बाकी लोगों को बुलाया, उसको पकड़ा और बाहर खींचा। तो वो डॉक्टर साहब भी रेजिस्ट तो करेंगे, उन्होंने रेजिस्ट किया, ये लोग खींच रहे, वो रेजिस्ट कर रहे, अब 2-3 जन मिलके खींच रहे, वो गिर गए। दो साइड के चेयर्स के बीच का जो चलने का रास्ता होता है ना, वो गिर गए। गिरे, उनको घसीट के बाहर निकाला, वाट लग गया बेचारे डॉक्टर साहब का। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा वाट लग गया एयरलाइंस का। क्यों? किसी ने इस पूरे इवेंट का वीडियो निकाल लिया। ये वीडियो निकाल लिया, और वीडियो निकाल लिया मतलब समझ ही गए होंगे, हो गया ये वायरल। ये वीडियो निकाल लिया और ये वीडियो हो गया वायरल, और फिर यूनाइटेड एयरलाइंस का जो हाल हुआ है
जो बॉयकॉट हुआ है, मतलब लाखों करोड़ों करोड़ों का नुकसान। जाने गए नहीं है किसी को फ्लाइट में, मर जाएंगे लेकिन इस फ्लाइट में नहीं जाएंगे। सोच क्या नुकसान हुआ रहेगा, समझ रहे? क्राइसिस हुआ ना, ये कौन सा? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। अरे मैं पटाखे की दुकान में काम करता हूं, पटाखे की दुकान में काम करता हूं, और दुकान में बैठ करके अगर बीड़ी सिगरेट मारोगे तो क्या है वो? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ही तो हुआ। गलती से कुछ गिर विर गया, कोई पटाखा जल गया, बूम। याद है रिसेंटली लेबनान बीरूट में एक एक्सप्लोजन हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाइड। ऑफिशियल फिगर उन्होंने खाली 150 बताया, बट एवरीबडी नोज हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव डाइड। क्या था वो? एक्सप्लोजन ही तो था, है कि नहीं? एनीवे, एक्सटर्नल क्राइसिस क्या होता है? एक्सटर्नल क्राइसिस तो मतलब क्या? एक्सटर्नल क्राइसिस जैसे कि भूकंप आ गया, या सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गया। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज क्राइसिस कैसे सर? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज क्राइसिस क्यों नहीं? जैसे कि अगर गवर्नमेंट बोलता है कि सो एंड सो गुड्स पे कस्टम्स ड्यूटी 5% लगता है, अब से 25% लगेगा, हुआ ना क्राइसिस? कॉस्ट बढ़ गया तुम्हारा, तो 5% कस्टम्स ड्यूटी पे मार्केट में माल नहीं बिक रहा है, ये ड्यूटी अगर 25% हो गया तो तुम क्या कर लोगे? कैसे डील करोगे? ये सब एक्सटर्नल क्राइसिस हो सकता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या समझना है? अपने को यहाँ पे समझना है कि ऐसा कोई भी टाइप का अगर क्राइसिस आता है तो मैनेज कैसे करना चाहिए। ध्यान दो, पहले बोला है इंटरनल क्राइसिस कैन बी मैनेज्ड, मिटिगेटेड, मिटिगेटेड यानी टैकल्ड। ठीक है, टैकल कर सकते हो या अवॉइड भी हो सकता है इफ द कंपनी एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट कंप्लायंस गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग एथिक्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस अमंग्स्ट द एम्प्लॉइज। मतलब कि मेरे इंटरनली कंपनी के अंदर, प्रीमाइसिस के अंदर क्राइसिस ना हो, या हो गया हो तो अच्छे से मैनेज हो, उसके लिए कंपनी के पास एक रेडी स्केलेटन पड़ा हुआ है, फ्लोचार्ट पड़ा हुआ है, पॉइंट्स टू रेफर पड़ा हुआ है, गाइडलाइंस पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ है जो कंपनी एकदम स्ट्रिक्टली सबको कंप्लाई करने के लिए बोल दे, तो वो क्राइसिस मैनेज हो सकता है। मान सकते हैं कि हाँ चलिए क्राइसिस तो हुआ बट मैनेजेबल है, कोई टेंशन लेने जैसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो लग जाएगी वाट, है कि नहीं? यस। तो अब सबसे पहले तो अपने को समझना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइसिस जो है, बहुत सारे अपने पास 10-11 टाइप के क्राइसिस है जो मॉड्यूल में दिए हुए हैं। एक एक करके हर एक टाइप के क्राइसिस अपन पढ़ते हैं। ये क्राइसिस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइसिस को याद करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक कीवर्ड दिया हुआ है, कीवर्ड, समझे? व्हाट इज अ कीवर्ड? सीएम। सीएम कौन है पता है? महाराष्ट्र, मुंबई का, महाराष्ट्र का, आई एम सॉरी। सो सीएम जो है, क्या ये सीएम साहब हमारे कभी ट्रेन में जाते हैं, लोकल ट्रेन में? नहीं सर। अच्छा, तो बस में? नहीं सर। तो वही तो लिखा है मैंने, सीएम नॉट ट्रैवल इन वेस्टर्न रेलवे या बस, है कि नहीं? सीएम नॉट ट्रैवल इन वेस्टर्न रेलवे या बस, समझ में?